Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। यूक्रेन में लड़ाई का छठा दिन है। भारत के लिहाज से अनहोनी की जो आशंकाएं हम सबको सता रही थी, आज वो भी हो गया। यूक्रेन के शहर खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई और भी बहुत कुछ हुआ। युद्ध भीषण होता जा रहा है। रूस के फौजी बड़ी संख्या में कीव के करीब पहुंच रहे हैं। कीव पर बमबारी भी जारी है और ये सब घटनाक्रम हमारी चिंताएं, आशंकाएं बढ़ा रहा है। वैसे फंसे भारतीयों को कैसे निकाला जाएगा? इस लड़ाई का रूप अब आगे कैसा होगा? क्या रूस अपनी हवाई ताकत का इस्तेमाल करेगा? क्या रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करना चाहता है? और अगर कब्जा हो गया तो उसके बाद रूस क्या करेगा? क्या यूक्रेन के समर्थन में पश्चिमी देश आ पाएंगे? और इन सारे सवालों के जवाब खोजने में हमारी मदद करेंगी विदेश मामलों की जानकार गीता मोहन। लेकिन पहले कुछ अपडेट्स देते हैं आपको। आज सुबह 11:59 पर यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद भारतीय दूतावास के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया। दूतावास ने ट्वीट के जरिए कीव में रह रहे भारतीयों के लिए अंग्रेजी भाषा में एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसका शब्दशः अनुवाद इस तरह होता है हिंदी में। कीव में भारतीयों को सलाह, छात्रों सहित सभी भारतीय नागरिकों को आज तत्काल कीव छोड़ने की सलाह दी जाती है। या तो उपलब्ध ट्रेनों को प्राथमिकता दें या अन्य किसी साधन से निकलने की कोशिश करें। एक लाइन में कहें तो भारतीय दूतावास का कहना था कि कीव में आप जहां भी हैं बस निकल जाइए। भारतीय दूतावास के ट्वीट के ठीक 3 घंटे बाद खबर मिलती है कि यूक्रेन के शहर खार्किव में युद्ध के बीच एक भारतीय छात्र ने अपनी जान गंवा दी। घटना के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके लिखा, गहरे दुख के साथ हम पुष्टि करते हैं कि आज सुबह खार्किव में गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। इस ट्वीट में यह भी लिखा गया कि मंत्रालय मृतक छात्र के परिवार के संपर्क में है। हम परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। जान गंवाने वाले छात्र का नाम है नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौदर। कर्नाटक के हावेरी के रहने वाले थे। 21 वर्षीय नवीन यूक्रेन की खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर के मेडिकल स्टूडेंट थे। नवीन के हॉस्टल में रहने वाले श्रीधर गोपालकृष्णन ने बताया कि नवीन के अंकल और नवीन हमले से बचाव के लिए बंकर में छिपे थे। आज सुबह नवीन खाने की तलाश में बाहर निकले थे। इस बारे में कुछ जानकारी हमें इंडिया टुडे की विदेशी मामलों की संपादक गीता मोहन से भी मिली। देखिए, जो इंडियन स्टूडेंट की मौत हुई वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, क्योंकि सारे बच्चों को बताया गया था कि बंकर्स में रहे। लेकिन कब तक बच्चे बंकर्स में रहेंगे? सप्लाईज़ के लिए बाहर निकलना ज़रूरी है। तो हमें जो हमारे सोर्सेज और जितने भी हम लोगों से बात करें उससे ये पता चला कि ये इंडियन स्टूडेंट बाहर आया था। अब दोस्त सब बंकर में ही थे। कुछ लोग बाहर आके टर्न्स लेके सप्लाईज़ खरीदने या सप्लाईज़ लेने के लिए बाहर आते थे। तो सप्लाईज़ लेने के लिए बाहर आया हुआ था और क्यू में खड़ा था जब शेलिंग हो गया और जिस वजह से उसकी मौत हुई। तो इस दुखद घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन के पिता शेखर गौड़ा से बात की थी। आंखों में आंसू और चेहरे पर बेटे को खोने की उदासी से समझा जा सकता है कि परिवार किस तरह की पीड़ा का सामना कर रहा है। शोक संदेश और भी नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर घटना पर शोक जताया है। तो कुल मिलाकर भारत ने भी इस युद्ध में अब एक जान गंवा दी है। अभी कीव में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, उनका क्या होगा? भीषण युद्ध के बाद ये नागरिक कैसे निकल पाएंगे? ये हमने पूछा गीता मोहन से। जब लास्ट कॉन्वर्सेशन हो रहा था एक जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है उससे, तो वो यही कह रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं सबको निकालने की, लेकिन जैसे हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स नहीं हैं तो बहुत मुश्किल हो रहा है उनको बाहर निकालना। लेकिन करीब 3,500 बच्चे अभी भी, उन्होंने कहा, कीव में खार्किव में हैं और सरकार अभी कोशिश कर रही है कि वो जल्द से जल्द इन बच्चों को निकाले। अब कैसे निकाले? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और हाई लेवल मीटिंग होल्ड किया है। हमारे काफ़ी मंत्री, 4 मंत्री अलग अलग देशों में गए हैं जो ईस्टर्न फ्रंट में बॉर्डर्स हैं यूक्रेन से सटे हुए, लेकिन वो लोग काफ़ी दूर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रॉब्लम हो गया है। हमारे जो विदेश सचिव है, फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रिंगला, उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले आज मुलाकात की रूस के एम्बेसडर और यूक्रेन के एम्बेसडर के साथ, और बातचीत में एक ही चीज़ प्रायोरिटी पे उन्होंने सबसे आगे रखी, वो है सेफ़ पैसेज। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप कहते हैं आप मदद करना चाहते हैं भारत की, तो आप भारतीय बच्चों को सेफ़ पैसेज दें कि वो वेस्टर्न फ्रंट से ईस्टर्न फ्रंट पहुंच सके।
दूसरी बात, रूस के एम्बेसडर से उन्होंने ये बात की कि जो ईस्टर्न फ्रंट में सिटीज़ है जहाँ पे भारतीय लोग फंसे हुए हैं, वो वेस्ट तक जाने में उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो इससे अच्छा कि वो बसेस ढूंढे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स ढूंढे, ट्रेन सर्विसेज ढूंढे और वेस्ट पहुँचे। रूस के साथ अब भारत कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा रूट खुल जाए कि ये ईस्ट से सीधे रूस की तरफ निकल पाएँ, सेफ पैसेज द्वारा रूस पहुँचे और फिर वहाँ से फ़्लाइट लेके भारत वापस आए। तो दोनों तरफ से भारत सरकार कोशिश करी कि इवैक्यूएशन शुरू हो जाए, क्योंकि अगर इवैक्यूएशन बस इस तरफ से होना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबका मोबिलाइजेशन मुश्किल हो गया है। एक बहुत बड़ा जो कंस्ट्रेंट वहाँ पे लोग फील कर रहे हैं, वो बस भारतीयों के लिए नहीं है, सारे नेशनल्स के लिए है, चाहे वो यूक्रेनियन हो, भारतीय हो या अदर फॉरेन नेशनल्स। वो है फूड सप्लाईज़। अब उन्हें खाने की कमी महसूस हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स में आया है, ब्रेड ईटिंग देश है, तो बोला है बड़े दिनों से हमने ब्रेड नहीं देखा है, तो जो भी मिल रहा है वो उस पर सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट था कि इस स्टूडेंट को बाहर निकलना था, टर्न्स लेके जाते थे, बाहर निकलना था सप्लाईज़ लेने के लिए, अपने लिए ही नहीं अपने दोस्तों के लिए भी, और दोस्त काफ़ी कोशिश कर रहे थे, फ़ोन रीचेबल नहीं था। फाइनली जब रीचेबल हुआ तो पता चला वो नहीं है, और अभी शायद फ़ोन अथॉरिटीज़ यानी कि जो इंडियन अथॉरिटीज़ है उनके हाथ में है। तो देखते हैं रिपैट्रिएशन कैसे होता है, बॉडी कैसे लाया जाएगा। बहुत सारे लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है। अब बात भारत सरकार की तैयारियों की। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा जारी है। अब तक 9 विमान भारत आ चुके हैं। आज यूक्रेन में फंसे 216 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का 8वां विमान हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। इससे पहले आज ही सुबह एयर इंडिया का 7वां विमान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से मुंबई पहुंचा था। इस विमान में कुल 182 भारतीय नागरिक सवार थे। हंगरी और रोमानिया की सीमा यूक्रेन से मिलती है, जिसकी वजह से भारतीयों को पहले इन देशों में लाया जा रहा है और फिर यहाँ से भारत। वैसे सीमा तक भारतीय खुद आ रहे हैं, बॉर्डर पे एम्बेसी का स्टाफ उनकी मदद करता है, फिर वो उस देश में जाते हैं, वहाँ से फ़्लाइट्स मिलती हैं। अंदर यूक्रेन के अंदर का सफ़र अकेले किया है छात्रों ने। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक कुल 8 फ्लाइट्स के जरिए 1794 भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। ये रिपोर्ट तैयार किए जाने तक बुखारेस्ट से 218 भारतीयों को लेकर 9वीं फ्लाइट भी दिल्ली पहुँच चुकी थी। जानकारी आ रही है कि अभी 12,000 के करीब भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ये लोग बहुत कम संसाधनों के साथ बहुत ही सीमित खाद्य आपूर्ति में यूक्रेन से निकलने की जद्दोजहद में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा में अब भारतीय वायुसेना भी हिस्सा बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना से कम समय में अधिक लोगों को निकालने के लिए मदद करने को कहा है। भारतीय वायुसेना के पास कई C-17 विमान ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान शुरू कर सकते हैं। ये विमान काफ़ी बड़े होते हैं और एक बार में 400 यात्रियों को भी रेस्क्यू कर सकते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें यूक्रेन सहित विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी। आज फिर प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। सरकार भी ये दिखाना चाहती है कि वो भारतीयों को निकालने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन क्या ये कोशिशें पर्याप्त हैं? क्या चुनौतियाँ हैं? सुनिए गीता मोहन से। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मीटिंग होल्ड कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए चैलेंजेस इससे भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ बढ़ते हुए नज़र आ रहे, कम नहीं। 2 दिन में आप देखेंगे फिर से नेगोशिएशंस होंगे। अगर नेगोशिएशंस का कोई हल या कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नज़र नहीं आता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। उसी के साथ साथ यूरोपियन यूनियन एक इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया है, जिसमें जो कल एप्लीकेशन डाला था ज़ेलेंस्की ने, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन के मेंबरशिप के लिए, उसको एक्सपेडाइट कर दिया गया है। लेकिन कहाँ तक, किस हद तक एक्सपेडिशन होता है ये देखना होगा। अगर क्लियरेंस मिल जाता है, उसके रिपरकशंस, उसका फॉल आउट या उसका जो अंजाम है वो क्या होगा, वो देखना होगा। एक बार ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाता है तो स्टेटस चेंज हो जाता है, तो रूस के लिए उसके क्या रैमिफिकेशंस हो सकते हैं वो भी देखना होगा। देखिए, सेफ पैसेज तब होता है जब दोनों तरफ, अगर वॉर में भी, अगर आप देखें जितने भी, अगर आपने वॉर को फॉलो किया हो तो आप हमेशा देखेंगे हॉटलाइंस और कम्युनिकेशन लाइंस हमेशा खुले होते हैं। यहाँ पे हम कम्युनिकेशन नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट्स आते हैं, अनाउंसमेंट्स आते हैं और हो जाता है। तो अगर आपके ऑन द अदर साइड के साथ कम्युनिकेशन लिंक ही ना हो तो आप कैसे बोलेंगे कि आज यहाँ पे शेलिंग मत करिएगा क्योंकि हम सेफ़ पैसेज देने वाले हैं।
सिचुएशन इतना सीरियस हो गया है कि कम्युनिकेशन लाइंस नहीं है, और उसमें यूक्रेन में यूक्रेनियन सरकार ने डिसाइड कर लिया कि वो रिपेल करेगा रशिया को चाहे कैसे भी। जब आप रिपेल करने लगते हैं तो आप सिस्टम्स अपने हाथ में लेते हैं। लोग आ गए हैं कलाशनिकोव्स के लिए, क्यू लगे हुए हैं और लोग कलाशनिकोव्स उठा रहे हैं, तो सिस्टम नहीं है कि आप रिपेल कैसे कर रहे हैं। इसमें आप सेफ पैसेज कहाँ से खोजिएगा, मुश्किल है। इस युद्ध का आगे का रूप कैसा होगा, ये सवाल भी हमने गीता मोहन से पूछा। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। रूस के किस स्टेटमेंट में था कि वो कीव को जीतना चाहता है या यूक्रेन को जीतना चाहता है? रशिया ये कह रहा है कि आप इंडिपेंडेंट रहे लेकिन आप प्रो वेस्टर्न टिल्ट नहीं रख सकते। ये बुलिंग है, इसे बुलिंग ही कहा जाएगा। और जिस तरीके के एक्शन पुतिन ने किया है वो इट वायलेट्स एवरी इंटरनेशनल लॉ, तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन उनका फोकस, और अगर आप स्टेटमेंट्स आज देखें, रूस के एम्बेसी ने एक पूरा वो भेजा है डिटेल्ड मीडिया के लिए कि आप कैसे कवर कर रहे हैं और क्या कवरेज कर रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन क्राइसिस की अगर बात करें, इंडियन मीडिया इज़ रिक्वेस्टेड टू बी एक्यूरेट, कि आप एक्यूरेट एटलीस्ट रहें अपने इन्फॉर्मेशन में। रशिया ने ये लड़ाई नहीं छेड़ी, ये जंग नहीं छेड़ी, ये रशियन लाइन है, चाहे आप उसे कैसे भी ले। वो बोल रहे हैं उनका एम है डीमिलिटराइजेशन और डीनाज़िफिकेशन। अब ये डीनाज़िफिकेशन एक नया टर्म शुरू हो गया है जो दोनों तरफ यूज़ करता है। दोनों हिटलर के फ़ोटोज़ लगा देते हैं अपने अपने लीडर्स के ऊपर और कहते हैं कि ये नाज़ी है और ये नाज़ी है, तो डीनाज़िफिकेशन। और कहता है कि रशियन आर्मी ने अटमोस्ट रिस्ट्रेंट दिखाया है इन नॉट अटैकिंग सिविलियंस। अगर आप देखें, कल जब कीव में अटैक होने वाला था तो सबसे पहला इवैक्यूएशन का अनाउंसमेंट मॉस्को ने किया था कि कीव को इवैक्यूएट करे। क्यों? अगर इतने बिल्डिंग्स उन्होंने अटैक किए हैं, उसमें कैजुअल्टी कितने हुए हैं? तो ये सही है कि वो एक्चुअल सिविलियन कैजुअल्टी नहीं चाहते हैं, लेकिन आप सिविलियन को दबा भी नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं आपको मारूंगा नहीं लेकिन आप मेरे गुलाम बन के रहो। उनको हक है डिसाइड करने का, तो वायलेशन में तो है, लेकिन यूक्रेन को हड़पना या एनेक्स करना रशिया का इंटेंशन नहीं था। अब है या नहीं हमें नहीं पता, चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन नहीं था। वो चाहते ये हैं कि आप अपना नेटो वेस्टर्न टिल्ट छोड़ दें, क्योंकि उससे हमें खतरा है। देखिए, मैं नहीं जानती कैसे डील कर सकते थे, क्योंकि जब रूस ने ये फैसला ले लिया कि वो मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, वो उसको इन्वेजन नहीं कहते हैं, मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, तो किस किस्म का मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे? यूक्रेन के फोर्सेस उतने स्ट्रांग नहीं हैं, नेटो उन्हें बैक नहीं कर रहा, नेटो एम्यूनिशन और वेपन्स भेज रहा है, वो वेपन्स कौन उठाएगा फिर? आप अगर फोर्सेस को कंपेयर करें तो यूक्रेन के पास फोर्सेस नहीं हैं, लोग नहीं हैं। तो अगर अगर नेटो कहता है मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको फाइटर जेट्स दे दूँगा, लेकिन पायलट्स ना हो तो क्या फ़ायदा? अगर आप उन्हें वेपन्स दे रहे हो और उनके पास फोर्स कम है, तो वो सिविलियंस को बुलाएंगे कि आइए जुड़िए आर्मी में, लड़िए हमारे साथ। और ये जज्बा, ये एक रीसेंट फिनोमेना है नेशनलिज्म का, जहाँ पे जब सिचुएशन वॉर लाइक हो जाता है तो बड़े नेशनलिस्टिक हो जाते हैं लोग। तो सब निकल पड़े हैं कि हम अपने देश को डिफेंड करेंगे, और जितना पुतिन इनको पुश करेगा उतना ये लोग और नेशनलिस्टिक हो जाएंगे। कहीं मुझे लग रहा था कि पुतिन का स्ट्रैटेजी ये था कि अगर वो यूक्रेन के अंदर घुसता है तो एक प्रोपेगेंडा वो ये चला सकते थे, या नैरेटिव, कि देखिए ज़ेलेंस्की किस दम पे यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। उन्होंने ये कहा था कि आई एम अ पीस मेकर। कहाँ दिया उन्होंने पीस? वो ये बोलने वाले थे। लेकिन जब आप इतना पुश कर दो लोगों को कि वो बोलने लगे कि नहीं, मुझे रूस चाहिए ही नहीं, वॉर है तो वॉर है, हम ज़ेलेंस्की के पीछे ही खड़े होंगे, तो वो नैरेटिव जो वो क्रिएट करना चाह रहा था कि ये पीस मेकर नहीं है। आज अगर यूक्रेन की हालत ये है, वो इसलिए है क्योंकि ये बढ़ चढ़ के बोल रहा था मैं नेटो में जाऊंगा। कैसे जाओगे नेटो में? नेटो लेगा ही नहीं तुम्हें। मैं यूरोपियन यूनियन में जाऊंगा, मैं नेटो में जाऊंगा। अगर वो ये बढ़ चढ़ के बोल रहा था तो देखिए वो पीस मेकर नहीं है, क्योंकि हमने वार्न किया था कि ये होगा। लेकिन
पासा तब पलट गया जब वो डॉनबास से बाहर निकल के यूक्रेन के अलग अलग जगहों में अटैक करने लगे। तब उनकी स्ट्रैटेजी कहीं ठीक नहीं बैठ रही थी। मॉस्को में ही काफ़ी लोगों से पूछे तो वो लोग भी थोड़े शॉक्ड और सरप्राइज थे कि डॉनबास से बाहर क्यों गए। वो ये मैसेजिंग डॉनबास और मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट है या ओडेसा और मारियोपोल के जो पोर्ट्स हैं उन पे अटैक करके भी कर सकता था। आपने कीव में शेलिंग क्यों किया या अलग बाकी जगहों में बॉम्बिंग क्यों किया, एक्सप्लोजन्स क्यों हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत प्रो रशिया टिल्ट था वो भी जाता हुआ नज़र आ रहा है। क्या अमेरिका के प्रतिबंध रूस को रोक पाएंगे या अमेरिका या यूरोपीय देश यूक्रेन के बचाव में आएंगे, इस पर भी गीता मोहन की राय जानी। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि कुछ कंट्रीज़ काफ़ी बेनिफिट करते हैं वॉर्स से। अमेरिका उन देशों में से ज़रूर एक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बस इसलिए है। ये एक स्ट्रैटेजी इसलिए भी था कि कहीं ना कहीं जो रशिया और अमेरिका का स्ट्रैटेजी, आज देखिए, उन्हें पता था कि अगर यूक्रेन में ट्रबल होता है तो रशिया एक्शन लेगा। रशिया एक्शन लेगा तो एक ग्लोबल आउटरीच होगा। ग्लोबल आउटरीच में आप पुतिन को वैसे ही ख़त्म कर देंगे क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस इतने स्ट्रिंजेंट लग गए हैं अब रूस के ख़िलाफ़, और ऊपर से उनके सेल्स बढ़ रहे हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं वो अपने इकोनॉमी, अपने सेल्स को हमेशा देखता है और अमेरिका हमेशा चाहता है कि जो भी देश वेपन्स खरीदे वो अमेरिकन सिस्टम्स खरीदे, अमेरिकन वेपन्स खरीदे, रूस के तरफ ना देखे, चीन के तरफ तो बिल्कुल ना देखे। एक तो स्ट्रेटिजिक वॉर भी है जो वो जीत रहा है, एक इकोनॉमिक वॉर है जो सब जिससे जूझ रहे हैं, जिसमें उनको फ़ायदा हो रहा है। और अगर यूरोपियन यूनियन में ये जाता है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाता है, तो रूस के लिए एक मॉरल वो लॉस भी है। इट इज़ अ ह्यूज फेलियर और अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी जीत होगी। तो ये एक स्ट्रेटिजिक वॉर भी है, नॉट जस्ट इकोनॉमिक। बहुत सिंपल हो जाएगा अगर आप बोलेंगे कि आप आग छेड़ना चाह रहे थे क्योंकि आप कमाना चाहते, वो तो अफ्रीका में भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेटिजिक वॉर की जीत भी हो रही है जहाँ पे वो पुतिन को ख़त्म करना चाहते हैं, पुतिन को ख़त्म करने की प्लान एंड पुतिन इज़ हेल्पिंग देम एक्चुअली। जिस तरीके से पुतिन रिएक्ट कर रहे हैं, देयर इज़ ऑलमोस्ट सर्टन अमाउंट ऑफ हेल्प। बोरिस जॉनसन ने आज, उनके ऑफिस ने आज स्टेटमेंट दे दिया कि हम कोशिश करेंगे रूस को सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर निकालने की। आपको इसके ग्लोबल जियो स्ट्रेटेजिक रैमिफिकेशन समझना होगा। अगर रूस P5 से बाहर हो जाता है, उनके पास वीटो पावर नहीं रहेगा, और अगर उनके पास वीटो पावर नहीं रहा, हो नहीं सकता क्योंकि वो डिसमेंटलिंग ऑफ UN है या एक्सपेंशन हो सकता है, आप निकाल नहीं सकते हो। हाउ विल यू डू इट? एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री वहाँ पे बैठा है, चीन। लेकिन बातचीत तो शुरू हो गई है, तो कहीं ना कहीं एक लॉस ऑफ फेस एंड स्ट्रेटेजिक विन एंड लॉस की बात ज़रूर है यहाँ पर। UN इज़ अ टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ नो टीथ व्हाटसोएवर। कोई भी सैंक्शन जो UN लेड, आज आप लिस्ट निकाल के देखें कितने UN सैंक्शंस हैं और कितने UN सैंक्शंस इन देशों के खिलाफ हैं। कोई UN सैंक्शन आगे नहीं बढ़ पाता बिकॉज ये इन P5 के पास वीटो पावर है। US सैंक्शंस यूनिलैटरल लगा रहा है, वो अपने आप सैंक्शन लगाता है, UN के थ्रू नहीं। आज चीन, रूस, इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि इंडिया का कैटसा जो प्रॉब्लम था US सैंक्शंस की वजह से, वो यही कहते हैं, वी डू नॉट रिकग्नाइज यूनिलैटरल सैंक्शंस। कंट्री सैंक्शंस को हम मान्यता नहीं देंगे। अगर आपको किसी देश से प्रॉब्लम है, संयुक्त राष्ट्र है, जाइए वहाँ पर अपना प्रपोजल दीजिए और पास कराइए उस सैंक्शन को। और वो सैंक्शन क्यों पास नहीं हो पाता? क्योंकि हर एक देश के पास एक वीटो विल्डिंग पावर का सपोर्ट है जो आके ये कहता है कि वो उनके पास जाते बोलते हैं आप इसको वीटो करिए, ये हमें सैंक्शन करने वाले हैं, और वो वीटो हो जाता है। तो सैंक्शंस, UN सैंक्शंस बहुत अलग हैं और कंट्री सैंक्शंस बहुत अलग हैं।
आज अगर स्विफ्ट के अगेंस्ट, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट, रूस के अगेंस्ट जितने भी सैंक्शंस हो रहे हैं, ईरान के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट, वो कंट्री सैंक्शंस हैं, यूएस के अपने सैंक्शंस हैं। लेकिन यूएस क्योंकि इतना बड़ा देश है, यूएस बोल सकता है इनको, यूएस भारत को और बाकी इंपॉर्टेंट पार्टनर्स को बोल सकता है हमने इनको इस पे सैंक्शन किया, आप ये नहीं कर सकते हो इनके साथ। इसलिए भारत ने कहा अगर ये यूएन सैंक्शन होता तो भारत नहीं कर सकता था बिजनेस। जब यूएस ने रूस के खिलाफ सैंक्शंस लगाए कैट्सा वाले कि आप वेपन सिस्टम नहीं ले सकते, तो भारत ने यूएस को कहा जी नहीं, हमारे इनके साथ हिस्टोरिकल डिफेंस टाइज हैं और हमने आपके कैट्सा से पहले S-400 डील साइन कर दिया था, तो हम S-400 तो लेंगे ही। छोटे देश ये नहीं कह पाते हैं क्योंकि यूएस ऑल्सो इज़ अ बुली एंड दे बुली देम अराउंड। लेकिन यूएस ने भारत को ये नहीं कर सका यूएस, तो यूएस को मानना पड़ा। और कैट्सा में जो वेवर मिला है वो कुछ ही देशों को मिला है कि ठीक है कैट्सा बाकी पूरी दुनिया में लगा है, लेकिन भारत को S-400 के लिए वेवर मिला है कि ठीक है आप ये कर सकते हैं। तो दीज आर कंट्री सैंक्शंस। यूएन इतना टूथलेस है कि इस पूरे वीटो रिजीम के वजह से कि कोई सैंक्शन यूएन के थ्रू जा ही नहीं सकता है। बहुत रेयर और बहुत ही वीक और बहुत ही सैंक्शनेबल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है जो एक्चुअली यूएन के सैंक्शन के लिस्ट में आते हैं। तो आप खोल के देखें कौन से देश हैं जो सैंक्शन हुए हैं यूएन के तहत और कौन से सैंक्शंस हैं रूस के अगेंस्ट जो यूएन के तहत है और कौन से हैं जो बाकी देशों ने इंडिविजुअली रूस के अगेंस्ट लगाए हैं या चीन के अगेंस्ट या भारत, कोई भी देश ले लें। बड़ी खबर के बाद चलते हैं अब दिन की सुर्खियों पर। पहली सुर्खी चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के मतदान के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम गया। 3 मार्च को छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में गोरखपुर सदर विधानसभा पर भी वोटिंग होगी, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा के उम्मीदवार हैं। दूसरी सुर्खी का संबंध एयर इंडिया से है। आप जानते ही हैं कि एयर इंडिया अब टाटा की हो गई है। टाटा कंपनी ने एयर इंडिया का सीईओ तुर्की मूल के इल्कर आईसी को बनाया था। हालांकि उनको अभी तक भारत के गृह मंत्रालय से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला था। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद 11 अप्रैल को उन्हें एयर इंडिया ज्वाइन करना था। आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच नाम के संगठन ने आरोप लगाया था कि इल्कर आईसी के तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन से करीबी रिश्ते हैं, इसीलिए उन्हें एयर इंडिया की कमान नहीं सौंपी जानी चाहिए। आज इल्कर आईसी ने खुद ही टाटा का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोपों के बीच इस पद पर रहना उनके लिए सम्मानजनक नहीं होगा। खबरों के लिहाज से आज इतना ही। आखिर में बारी आपको की राय की। आज का सवाल ये था कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के किसी का साथ न देने का निर्णय सही है? हाँ में जवाब दिया है 88% लोगों ने, ना में जवाब दिया है 12% लोगों ने। अगर आप भी कूपर हमारे पोस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर हमें फॉलो कर सकते हैं। हम कूपर अलग अलग मुद्दों पर राय मांगते रहेंगे। आप अपनी राय देते भी रहिए। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर #LTShow के साथ कू करके भी बता सकते हैं। हम उससे LT शो यानी कि दी ललन टॉप शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी अगले रोज़। तब तक के लिए नमस्ते। देखते रहिए दी ललन टॉप।